नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। नामांकन की तैयारी पूरी, कलेक्टर ने लिया जायजा। शनिवार से जुटेगी उम्मीदवारों की भीड़। केंदा घाटी में गिरी बस, 3 यात्रियों की मौत। घटना पर सीएम ने जताया दुख। विधानसभा चुनाव के लिए वाहन मालिकों को फरमान, 650 से ज्यादा वाहनों का होगा अधिग्रहण। और 70 साल पुराना रजिस्ट्री दफ्तर बदलने जमीन की तलाश, जगह पड़ने लगी कम। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जिला कार्यालय के विभिन्न कक्षों में सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव के लिए 21 अक्टूबर से नाम निर्देशन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। नामांकन के दौरान जिला कार्यालय सहित शहर में सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद रखने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नाम निर्देशन की संपूर्ण तैयारी का अवलोकन किया। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार सहित कुल 5 लोग नामांकन के लिए आरओ कक्ष में जा सकते हैं। एक उम्मीदवार अधिकतम 4 सेट नामांकन दाखिल कर सकता है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 10,000 रुपए जमानत राशि और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को इसका आधा यानी 5,000 रुपए जमानत राशि लगेगी। नामांकन भरने वाले प्रत्याशी को बैंक में अलग खाता खोलना होगा। इसी बैंक खाते के जरिए प्रत्याशी को अपना संपूर्ण चुनाव खर्चा करना होगा। संपूर्ण नामांकन प्रक्रिया की इस दौरान वीडियोग्राफी कराई जाएगी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रैली सभा की अनुमति देने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में जैसे मैंने बताया 21 तारीख से लेके 30 तारीख तक नामांकन दाखिल होगा, जिसमें छुट्टी के दिनों में नामांकन दाखिल नहीं होगा। सुबह 11 से लेके दोपहर 3 बजे तक। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना सभा भवन में सेक्टर अधिकारियों, उड़नदस्ता और स्थैतिक निगरानी दल के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया। यहां कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण भी शामिल हुए। उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान कहा कि सेक्टर अधिकारी निर्वाचन की महत्वपूर्ण कड़ी है। सेक्टर ऑफिसर की हैसियत सेक्टर मजिस्ट्रेट की तरह होती है। आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कलेक्टर अवनीश शरण ने मौजूद लोगों से कहा कि अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी गंभीरता से करें। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराना सभी का उद्देश्य है। चुनाव संबंधी हर प्रकार के कामकाज के लिए चुनाव आयोग के निर्देश बहुत ही स्पष्ट एवं पारदर्शी हैं। चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़कर आत्मसात कर लें। जिले में विधानसभा चुनाव के लिए 153 सेक्टर अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है। प्रशिक्षण में नगर निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत भी मौजूद रहे। 17 नवंबर को मतदान होना है, उसके लिए अब सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। कल से नॉमिनेशन भी प्रारंभ हो रहा है। आज मेरे द्वारा यहाँ पे सेक्टर ऑफिसर्स और जो व्यय की जो टीम है, जिसमें फ्लाइंग स्क्वाड है, स्टैटिक टीम है, सभी की यहाँ पे बैठक ली गई है और सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। कलेक्टर ने प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों की क्लास भी ली। प्रशिक्षण से संबंधित सवाल पूछे और उनकी जिज्ञासा को भी शांत किया। कलेक्टर ने बताया कि मतदान पूर्व दिवस की तैयारी में मतदान दलों को सामग्री सहित मतदान केंद्रों में सुरक्षित पहुंचाना, किसी भी प्रकार की शंका होने पर समाधान करना, साथ ही कंट्रोल रूम को रिपोर्ट करने का दायित्व सेक्टर अधिकारी का है। सेक्टर ऑफिसर अपने पास रिजर्व मतदान सामग्री और कर्मचारी रखेंगे, जिससे आवश्यकता वाले केंद्रों में पूर्ति की जा सके। सेक्टर अधिकारी कंट्रोल रूम को हर 2-2 घंटे में वोटिंग परसेंटेज की जानकारी देंगे। उन्होंने एफएसटी एवं एसएसटी टीम को भी अपने दायित्वों को निर्वहन पूरी सजगता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरी शक्तियां दी गई हैं। हर एक चेक पोस्ट से गुजरने वाले वाहनों की जांच पूरी सतर्कता एवं मुस्तैदी से करें। दोनों टीम को आपसी सामंजस्य के साथ कार्य करने की सलाह दी गई। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर।
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिलासपुर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश कुमार शरण और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने गुरुवार की रात कोडनी और सकरी में बनाए गए जांच नाके में तैनात एसएसटी दल के कामकाज का निरीक्षण किया। मंगला, तिफरा चौक और भोजपुरी टोल नाके में भी जांच अभियान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मौजूद अधिकारियों को जिलों के पासिंग वाहनों की सघन जाँच करने कहा। जाँच के दौरान आवागमन बाधित न हो, इसके लिए वाहनों को किनारे खड़ी करके जांच करने के निर्देश दिए गए। नगर निगम आयुक्त कुणाल दुदावत भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने संधारित पंजी की जांच की। जांच किए जा रहे सभी वाहनों का रिकॉर्ड दर्ज करने को कहा। स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए जिले में 19 स्थैतिक निगरानी दल और 19 फ्लाइंग स्क्वाड टीम तैयार है। त्योहारी सीजन में ट्रेनों के रद्द होने का खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। लंबी दूरी की जो ट्रेनें चल रही है वह नवरात्र से लेकर दशहरा दीपावली तक पूरी तरह से पैक है। अधिकांश ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है। ऐसे हालात में यात्रियों को सफर के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। बिलासपुर व रायपुर रेलवे स्टेशन से होकर आने जाने वाली सभी ट्रेनों में यात्रियों की आवाजाही बढ़ गई है। खासतौर पर डोंगरगढ़ और बिलासपुर में रतनपुर माता का दर्शन करने के लिए लोग समूह में निकल रहे हैं। खासतौर पर डोंगरगढ़ और बिलासपुर में रतनपुर माता के दर्शन करने के लिए लोग समूह में निकल रहे हैं। बावजूद रेलवे प्रशासन ने अब तक गेवरा रोड से रायपुर के बीच चलने वाली ट्रेन का विस्तार डोंगरगढ़ स्टेशन तक नहीं किया। जितनी ट्रेनें चल रही हैं उनमें भी सफर करना आसान नहीं है, क्योंकि स्लीपर कोच से लेकर जनरल कोच में पैर रखने तक की जगह यात्रियों को नहीं मिल रही है। पटना सिकंदराबाद, हैदराबाद, पटना सिकंदराबाद, पटना हैदराबाद, दरभंगा जैसी लंबी दूरी की ट्रेनों की यात्रियों का रिजर्वेशन टिकट रद्द होने से उन्हें अब इन्हीं ट्रेनों में दोबारा रिजर्वेशन कराना पड़ रहा है, क्योंकि इन ट्रेनों की रद्द की तारीखें खत्म हो गई हैं। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि राउरकेला ब्लॉक की वजह से जिन 5 एक्सप्रेस ट्रेनों पटना सिकंदराबाद, हैदराबाद पटना, सिकंदराबाद पटना, हैदराबाद दरभंगा को रद्द किया गया था, वे सभी ट्रेनें पटरी पर लौट रही हैं। यह यात्रियों को काफ़ी राहत देगी। रायपुर बिलासपुर होकर चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों में सबसे ज़्यादा यात्रियों की भीड़ होती है। यही वजह है कि सिकंदराबाद पटना एक्सप्रेस में 2 महीने पहले का रिजर्वेशन भी वेटिंग चल रहा है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की ओर से आने वाली अधिकांश ट्रेनों में दीपावली तक लंबी वेटिंग है। इसके कारण दिवाली और छठ पर्व पर सपरिवार अपने गृहग्राम जाने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। जिले के केंदा घाटी में एक यात्री बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। बस प्रयागराज से दुर्ग जा रही थी। इस दौरान बस केंदा घाटी में गिर गई। हादसे में 45 लोग घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। बिलासपुर जिले के केंदा बंजारी घाट में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से दुर्ग जा रही यात्री बस पलट जाने से 3 यात्रियों की मौत हो गई है। हादसे में 35 यात्री घायल हुए हैं। हादसा कोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलगाना चौकी का है। सीएम भूपेश बघेल ने भी इस घटना को लेकर दुख जताया है। हादसे के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। जानकारी मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। एक यात्री की मौके पर ही मौत हुई, जबकि 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हुई है। पुलिस ने घायलों को कोटा और रतनपुर के अस्पताल में भर्ती कराया था। घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए 6 यात्रियों को सिम्स रेफर किया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। बस का चालक भी सिम्स में ही भर्ती है। जब चालक से इस हादसे के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि सुबह 5 बजे की यह घटना है। घाटी में गाड़ी चल रही थी कि अचानक गाड़ी के सामने कोई जंगली जानवर आ गया, जिसके चलते बस अनियंत्रित होकर पलट गई। मैं ढलान उतर रहा था और अचानक ऐसा लगा जैसे कुछ जानवर टाइप का सामने से गुजरा। मैं अचानक गाड़ी हड़बड़ा गया तो गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई। और कहाँ कंट्रोल में आए हो तो सीधा और नीचे। कितने बजे की घटना होगी? ये 5:30 पौने 6 का। अब घायल मेरे हिसाब से तो लगभग चोट सभी को आई, थोड़ा बहुत चोट सभी को नहीं, कम से कम 50% लोगों को आई। मौत का तो नहीं मालूम मेरे को, मेरे हेल्पर का कोई खोज खबर नहीं है अभी। और गाड़ी अभी सीधी नहीं किए थे तो बोल रहे थे 1-2 लोग शायद फंसे हुए हैं अंदर।
बस में बैठे 35 यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। 12 यात्री ज्यादा घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती रखा गया है। सिम्स में भर्ती घायलों ने बताया कि घटना के वक्त कुछ यात्री सो रहे थे। घटना के वक्त यात्रियों को संभलने का मौका नहीं मिला। सीधी से रायपुर के लिए आ रहा था और ये कौन सा घाटी है यहाँ पे, हाँ वहीं पे गाड़ी का ड्राइवर ने पहले ही एक बार मोशन बनाया था, प्रेशर निकल रहा था गाड़ी का, बीच उसमें फिर से बनाया, फिर अचानक से तेज़ से लेके भगा है और गाड़ी भाग के सीधे चली गई है। ये हम लोग इलाहाबाद प्रयागराज से आ रहे थे रायपुर के लिए, तो बीच में वो बता रहा ड्राइवर के ब्रेक फेल हो गया, अब वही लेकर पलटनिया खा गया। कम से 40-45 लोग घायल हैं। हमारे कमर में भी साली चोट है, बाकी सेब बचे हैं। हमारा भाई भी सही है, वो कमर में चोट उसके भी है, ज़्यादा कमर वाले ज़्यादा हैं चोट के लिए। जिन यात्रियों की मौत हुई है उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। वहीं सभी के परिजनों को भी पुलिस ने सूचना दे दी है। बस में 45 लोग सवार थे। इनमें से अधिकतर मजदूर और तीर्थ यात्री थे जो उत्तर प्रदेश से लौट रहे थे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले और विजय दानिकर के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए अधिसूचना जारी कर आपराधिक पृष्ठभूमि से आए प्रत्याशियों के लिए एक पत्र जारी किया है। आयोग के मुताबिक अगर अभ्यर्थी किसी पंजीकृत राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है तो उसे अपने आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना अपने दल को देनी होगी और ऐसे राजनीतिक दल को अभ्यर्थी के आपराधिक पृष्ठभूमि का प्रकाशन और प्रसारण स्थानीय समाचार पत्र और टेलीविजन पर करना होगा। साथ ही ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थी की समस्त जानकारी अपने वेबसाइट और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर पर भी प्रकाशित करनी होगी। इसके बाद उन्हें यह भी बताना होगा कि बिना आपराधिक चरित्र वाले अभ्यर्थी के स्थान पर आपराधिक प्रवृत्ति वाले अभ्यर्थी के चयन का कारण क्या है। भारत निर्वाचन आयोग का स्पष्ट निर्देश है जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों को बता दिया गया। उनको 3 बार समाचार पत्रों में और 3 बार जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चलाना है, प्रकाशित करना है समाचार पत्रों में। ये भी जिस दिन वोटिंग होनी है उसके 48 घंटे से ठीक पूर्व 3 बार। नवरात्र पर्व पर डोंगरगढ़ मेले में देवी दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर है। मां बमलेश्वरी के दर्शन करने डोंगरगढ़ जाने के लिए रेलवे प्रशासन ने 6 और एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज अस्थायी तौर पर घोषित कर दिया है। रायपुर स्टेशन से होकर चलने वाली सभी 6 ट्रेनें डोंगरगढ़ स्टेशन में 2 मिनट का ठहराव रहेगा। रायपुर डोंगरगढ़ मेमू स्पेशल को 20 से 23, डोंगरगढ़ गोंदिया मेमू स्पेशल को 20 से 23 और गोंदिया रायपुर मेमू स्पेशल को 20 से 24 अक्टूबर तक परिचालन किया जाएगा। जिला प्रशासन का स्वीप कार्यक्रम लोगों की दिनचर्या के साथ चल रहा है। शुक्रवार सुबह विवेकानंद उद्यान में आए नगर वासियों को कार्यक्रम की जानकारी रोचक अंदाज में दी गई। सभी ने न केवल मतदान करने का संकल्प लिया बल्कि इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करने का भरोसा दिलाया। सुबह की सैर और व्यायाम करते हुए निर्वाचन में सहभागिता का यह अंदाज सभी को पसंद आया। जिले में 100% मतदान के लिए मताधिकार का प्रयोग अवश्य करने प्रेरित किया गया। हर एक वोट जरूरी है, पहले मतदान फिर दूजा का जैसे संदेश से उद्यान गूंज उठा। यह शपथ देते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए परिवहन विभाग वाहनों का अधिग्रहण कर रहा है। विभाग को 679 छोटे बड़े वाहनों का टारगेट मिला है। वाहन मालिकों को 14 से 18 अक्टूबर के बीच गाड़ियां कोनी स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज मैदान में खड़ा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को है। सुरक्षा के लिए आने वाली फोर्स को रायपुर से ले जाने और चुनाव सामग्रियां पहुंचाने परिवहन विभाग द्वारा वाहनों का इंतजाम किया जा रहा है। विभाग को 670 वाहनों का टारगेट मिला हुआ है।
26 बड़ी बसें, 354 मिनी बस, 290 जीप व कार और 15 ट्रैक्टर की मांग की गई है। निर्वाचन शाखा है वहाँ से 26 बड़ी बस और 354 मिनी बस और जीप पब्लिक कार जो है वो 290 जो कि सेक्टर ऑफिसर्स के लिए होंगे और 15 ट्रैक्टर की डिमांड अभी हो सकता है ऐसी जगहों पे जाने के लिए हो जहाँ पे पहुँच संभव नहीं है, इस वजह से हो सकता है। चुनाव कार्य में लगे वाहनों के लिए किराया दर निर्धारित किया गया है। वाहन विभाग ने वाहन मालिकों से संपर्क कर वाहन भेजने कहा है। उनको 2 दिन पहले लाइन अप करते हैं कि आपको अधिग्रहण लेटर दिया गया है तो आप इस पे उपस्थित हों, निश्चित जो आपको पूर्व निर्धारित डेट दी गई है उस पे। उसके बाद अगर वो नहीं आते तो उनके विरुद्ध जो चुनाव अधिनियम है उसके तहत कार्रवाई होगी। अधिग्रहित वाहनों को विभाग 14 से 18 नवंबर तक चुनाव कार्य में रखेगा। इन गाड़ियों में मतदान दल की रवानगी और वापसी होगी। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो उसको लेकर व्यवस्था बनाई जा रही है। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शहर से दूर लगरा में बने आरटीओ कार्यालय में रोजाना इंटरनेट की समस्या बनी रहती है। ग्रामीण फीडर में कार्यालय होने के कारण इंटरनेट की व्यवस्था भी कमजोर है, जिसके चलते वाहन से संबंधित कार्य रोजाना प्रभावित हो रहा है। वाहनों का पूरा काम ऑनलाइन होने के कारण समस्त कार्य इंटरनेट पर ही निर्भर हैं। नेटवर्क कमजोर होने के चलते मोबाइल को खिड़की के कोने में रखकर कामकाज किया जाता है। नेटवर्क सिस्टम फेल होने के कारण आवेदक का काम एक दिन में होने की बजाय सप्ताह भर लग जाते हैं। आरटीओ शहर से काफी दूर होने के कारण आवेदकों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। बीएसएनएल की सेवाएं हैं यहाँ पे, लेकिन बीएसएनएल का भी नेटवर्क जो है वो प्रॉपर रीचेबल नहीं रहता है। यहाँ पे रूम के अंदर तो बात ही नहीं हो पाती, कोई भी कॉल आता है तो हमको अटेंड करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। आवाज़ डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा होती है। बाकी जियो, एयरटेल, बाकी किसी का भी नेटवर्क प्रॉपर यहाँ काम नहीं करता। काम प्रभावित होता है। ब्रॉडबैंड ले रखा है तो लीज लाइन वाले पे काम चल जाता है, उतना अभी समस्या नहीं है, लेकिन जब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की बात आती है वहाँ ज़्यादा समस्या होती है। सीवरेज का दंश अब भी शहर की जनता झेल रही है। सड़कों की खुदाई के बाद रेस्टोरेशन सही तरीके से नहीं किया गया है। रेत और गिट्टी के बजाय खुदाई के दौरान निकले मलबे को ही गड्ढे में डालकर पाट दिया गया है। इसकी वजह से जगह जगह सड़क धंसने की शिकायत मिल रही है। कई बार ये गड्ढे जानलेवा भी साबित हो रहे हैं। इसकी वजह से सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही है। ताजा मामला सत्यम चौक का है। हाल ही में इस चौक पर गड्ढा हो गया है जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, मगर अब तक निगम ने इसकी सुध नहीं ली है। इधर गड्ढे के आसपास की सड़क भी धंसने लगी है। आसपास के रहवासी लगातार इसकी जानकारी नगर निगम को दे रहे हैं। इसके बाद भी मरम्मत में रुचि नहीं ली जा रही है। साहित्यिक चर्चा के लिए एकत्रित हुए शहर के साहित्यकारों के बीच डॉक्टर नीरजा अग्रवाल की रचना छंद सरिता चर्चा में रही। डॉक्टर विनय पाठक, डॉक्टर विजय सिंह सहित अन्य ने कहा, लेखन में छंद का होना आवश्यक है। इसके बिना रचना मोहक और संस्कृति युक्त नहीं रह जाती। समीक्षा समालोचना का दौर कार्यक्रम का दूसरा दिलचस्प चरण था। लेखिका डॉक्टर नीरजा ने कहा, भारतीय संस्कृति का मूल भाव होने से छंद में विविधता है। उन्होंने यह भी कहा कि साहित्य पर बातें खूब की जाती है, लेकिन गुम हो रहे धरोहर को बचाने कोशिश नहीं की जा रही। अपनी नई किताब में उन्होंने यह प्रयास किया है। आजकल समाज में साहित्यिक चर्चाएं, साहित्यिक लेखन तो बहुत हो रहा है, पर साहित्य का जो मूल भाव है छंद, जिसमें रामायण, गीता और बहुत सारे महाकाव्य लिखे गए हैं, वो आजकल कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई है। तो मैंने ये कोशिश की है कि छंद के माध्यम से मैं समाज को एक संदेश पहुंचाऊं कि हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर छंद हैं और इन्हें पुनः वापस लाया जाए। ये थोड़ा कठिन जरूर है, पर मेहनत करने से हम इसमें लिख अवश्य सकते हैं। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। नामांकन की तैयारी पूरी, कलेक्टर ने लिया जायजा। शनिवार से जुटेगी उम्मीदवारों की भीड़। केंदा घाटी में गिरी बस, 3 यात्रियों की मौत। घटना पर सीएम ने जताया दुख। विधानसभा चुनाव के लिए वाहन मालिकों को फरमान, 650 से ज्यादा वाहनों का होगा अधिग्रहण। और 70 साल पुराना रजिस्ट्री दफ्तर बदलने जमीन की तलाश, जगह पड़ने लगी कम।
हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। पंजीयन कार्यालय के नए भवन के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। करीब 70 साल पुराना यह भवन अब समय के हिसाब से छोटा लगने लगा है। हर दिन 100 से अधिक जमीन की रजिस्ट्री होती है। ऐसे में सैकड़ों पक्षकारों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिला पंजीयन कार्यालय में रोजाना सैकड़ों पक्षकार जमीन की रजिस्ट्री कराने आते हैं। क्रेता विक्रेता के साथ ही गवाहों की यहाँ रजिस्ट्री के दौरान उपस्थिति अनिवार्य होती है। करीब 70 साल पुराने इस रजिस्ट्री कार्यालय में महिला व पुरुष के लिए प्रसाधन की व्यवस्था नहीं है। कार्यालय के भीतर बैठक व्यवस्था तो दूर, पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है। रजिस्ट्री कार्यालय समय के हिसाब से अब छोटा होने लगा है। नए भवन के लिए अधिकारी शहर के भीतर ही जमीन की तलाश कर रहे हैं। जगह की मांग की गई है और उसके बारे में सर्च हो रही है। जैसे ही सर्च कंप्लीट हो गया, कोई निश्चित जगह मिल पाती है तो उस पर आगे की जो कार्रवाई होगी। अभी सिटी के अंदर ही देख रहे हैं, जहां भी मिल जाए अपने सुविधाजनक स्थिति में। पुराने कंपोजिट बिल्डिंग में जगह छोटा होने के कारण वहां से संचालित विभागों का सही तरह से कामकाज नहीं हो पा रहा है। जिला मुख्यालय कार्यालय होने के कारण यहां 100 से अधिक जमीनों की रजिस्ट्री होती है। अधिकारी जिस तरह से इंटरेस्ट ले रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि जल्द ही रजिस्ट्री कार्यालय किसी नए स्थान पर दिखाई देगा। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सिंधी कॉलोनी के धन गुरु नानक दरबार में जपजी साहब का अखंड पाठ चल रहा है। प्रतिदिन यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं सामूहिक रूप से इसका पठन कर रही हैं। मान्यता है कि गुरु नानक देव जी ने जपजी की रचना से ही गुरु ग्रंथ का आरंभ किया था। इसका पावन श्रवण करने से परिवार में सुख, शांति और धार्मिक भाव जागृत होता है। 27 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भोग साहब के साथ जपजी अखंड पाठ समाप्त होगा और शहर में भव्य कीर्तन जुलूस निकाला जाएगा। 40 दिनों का श्री जपजी साहिब जी का अखंड पाठ आरंभ है। 2400 घंटे 40 दिन लगातार ये पाठ संगत द्वारा किया जाता है। गुरु ग्रंथ साहब की पहली वाणी जपजी साहब, गुरु नानक जी की रचयिता वाणी, जिसका सारी संगत मिलके सुबह से रात तक, रात भर दिन भर 2400 घंटे पाठ चलता है। अटूट लंगर चलता है 40 दिन। नवरात्र के पावन अवसर पर मां दुर्गा के विविध स्वरूपों को देखकर भक्त आनंदित हुए। ब्रह्मा कुमारी परिवार ने राजकिशोर नगर में चैतन्य देवियों की झांकी सजाई है। इसका दर्शन करने श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। माता लक्ष्मी, सरस्वती समेत देवी के 7 अवतार का चैतन्य प्रदर्शन किया। योग और संयम के बल पर हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। यह ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने सजीव झांकी के माध्यम से लोगों को बताने प्रयास किया है। जगमग रोशनी के बीच संस्थान की बहनों का दमकता मुख उनके एकाग्रता का परिचायक है। रानी दुर्गा जी विराजमान है, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ गायत्री, माँ काली और माँ संतोषी, और एक झूले वाली माता जी है, नन्ही सी छोटी माता रानी, झूले वाली माता जी। और 26 अक्टूबर से इसी प्रांगण में राजक शिविर आरंभ होने जा रहा है। सुबह 7 से 8 और शाम को 5 से 6 और रात्रि 7 से 8। ये किसी भी समय आप आ सकती है, निःशुल्क है। और यहाँ पर इस बार एक नया किया गया है कि जो पर्दा है वो ऑटोमेटिक खुल रहा है। इसमें भी लोगों को एक आकर्षण का केंद्र बन रहा है कि कैसे पर्दा ऑटोमेटिक खुल रहा है। वंशी ताम्रकार समाज ने गरबा उत्सव धूमधाम से मनाया। नवरात्र के शुभ अवसर पर जबड़ापारा में समाज के आयोजन में विशेष रूप से महिलाओं और युवा वर्ग ने गरबा खेलकर इसका खूब आनंद लिया। मां भवानी की पूजा आरती कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। भक्ति गीतों पर बच्चों और समाज के वरिष्ठ जनों ने नृत्य कर परंपरा में भागीदारी दिखाई। सभी वर्ग की उपस्थिति से आयोजन सफल रहा। समिति ने प्रोत्साहित करने आकर्षक पुरस्कार बांटे।
नवरात्रि के छठवें दिन मां कात्यायनी की पूजा की गई। मां कात्यायनी को देवी दुर्गा का छठा रूप माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी को ऋषि की पुत्री होने के कारण कात्यायनी नाम मिला था। इनकी 4 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र और कमल है। इनका वाहन सिंह है। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। गोपियों ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी। विवाह संबंधी मामलों के लिए इनकी पूजा अचूक होती है। योग्य और मनचाहा वर इनकी कृपा से प्राप्त होता है। ज्योतिष में बृहस्पति का संबंध इनसे माना जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी के स्वरूप की पूजा करने से शरीर कांतिमान हो जाता है। इनकी आराधना से गृहस्थ जीवन सुखमय रहता है और साधक के रोग, शोक, संताप और भय आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। सुबह से लेकर के रात के 12 बजे तक यह जो है खुली रहती है मंदिर। सुबह से यहाँ पर जो है लोगों का पूजा अर्चना होते रहता है, क्योंकि नवरात्रि प्रतिदिन 9 देवियों का यहाँ आगमन होता है। प्रथम से द्वितीय, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कुष्मांडा, पंचमी स्कंद माता, षष्ठम काता नीचे, सप्तम कालारात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धात्री। ऐसे 9 देवियाँ हैं जो 9 दिन आती हैं और उनको उसी रूप से जो है 9 दिन जो है पूजा विशेष रूप से आरती भी होती है, पूजा भी होती है और भोग का प्रसाद भी उसी प्रकार से दिन में जो है 3 बार लगाया जाता है। जिंदगी में सभी स्वाद का अपना आनंद होता है, मगर चुनाव में खट्टा मीठा ही चलता है। हमारे नए प्रोग्राम खट्टा मीठा में भाजपा प्रत्याशी धर्मलाल कौशिक ने विधानसभा चुनाव को लेकर क्या दावा और क्या वादा किया, हमारे संपादक इरशाद अली कर रहे हैं उनसे खट्टी मीठी चुनावी बातें। विधानसभा चुनाव 2023 के इस खट्टा मीठा कार्यक्रम में लोकस्वर टीवी के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बिल्हा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं विधायक धर्मलाल कौशिक जी के पास। आगामी दिनों में फिर से विधानसभा चुनाव की दावेदारी करने जा रहे हैं। हाईकमान ने इन पर विश्वास जताया है। आइए हम जानते हैं कौशिक जी से कि क्या मुद्दे होंगे, किस तरह से विधानसभा फेस करेंगे, क्या जनता की अपेक्षाएँ हैं जो पूरा करने जा रहे हैं। देखिए, चुनाव जीतने के बाद स्वाभाविक रूप से जनता की अपेक्षाएं बढ़ती हैं और उनकी बहुत बड़ी मांग नहीं, सड़क है, बिजली है, पानी है, जो उनके व्यक्तिगत चावल की है या अस्पताल की है और बाकी चीज़ें हैं। ये अपेक्षाओं को हमने लगभग पूरा करने का काम किया है। आज पूरे क्षेत्र में हमारी दौरा हुई है, कई बार दौरा किए हैं, विकास के कार्य वहाँ पर कराए हैं और एक केवल जो लोगों के सामने में है कि बजट में आने के बाद, प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद जो सरकार के द्वारा, अधिकारी के द्वारा जो अनदेखा की गई, हमने जिन सड़कों का निर्माण कराया था, आज छत्तीसगढ़ सरकार की स्थिति ये नहीं है कि उसका रिपेयर करा सके। और इस बात को मैंने विधानसभा में अनेक बार इस बात को उठाया कि साहब हमको नई सड़क मत दीजिए, लेकिन कम से कम हम जो सड़कें बनवाए हैं उसका रिपेयर करा दीजिए। लेकिन इस सरकार की इतनी खस्ता हालत है कि सड़कों का रिपेयर नहीं करा सके, लेकिन बाकी उनके सुख दुख में जाना, उनके यहाँ उपस्थिति देना, विकास के कार्य कराना, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां हमने विकास के कार्य नहीं कराए हैं। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की योजना, चाहे वो उज्ज्वला के माध्यम से हो, प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हो, और अभी स्वच्छ पेयजल व्यवस्था के लिए घर घर में टेप नल के द्वारा पानी पहुंचाने की व्यवस्था जो की जा रही है, मैं समझता हूं कि लोगों को लाभ मिला है। और हमारी जो सड़क से लेकर के सदन तक की हमारी जो सक्रियता रही है, उसका लाभ लोगों को मिलेगा। क्योंकि विधानसभा में हमने ये रिकॉर्ड में है कि 90 विधानसभा में सबसे ज़्यादा प्रश्न लगाने वाले यदि किसी विधायक की है क्षेत्र के, तो बिल्हा क्षेत्र के विधायक की है जो सबसे ज़्यादा प्रश्न लगाए। सरकार के अनेक ऐसे कार्य जिसको जनता के बीच में उजागर करना था, उसको उजागर करने का काम किया। तो हमने सड़क से लेकर के सदन तक की लड़ाई लड़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज अनुकूल परिस्थिति हमारे लिए, प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम 26,000 से ऊपर वोट से जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और उनके बदौलत हम सबसे ज़्यादा वोट से अपने पार्टी में जीते। हमारे जनता भी तैयार है
कि इस बार उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और उससे ज़्यादा वोट से हम चुनाव जीत के आएंगे। लेकिन भूपेश बघेल सरकार की जो किसान है, गोबर है, गौठान है और जो छत्तीसगढ़िया स्टाइल है, उससे कैसे पार? देखिए, पिछले बार जिस प्रकार से उन्होंने जो बात की, वो वादे उनके अधूरे रह गए। जिस मुद्दे को लेकर के वो पिछले बार चुनाव लड़े, आज जनता के पास में न मुख्यमंत्री जवाब देने की स्थिति में है, न उप मुख्यमंत्री जवाब देने की स्थिति में है, न उनके मंत्री जवाब देने की स्थिति। रही सवाल गोबर और गौठान के, तो घोटाला ही घोटाला है। जितने जगह मैं गांव में जाता हूं, सबसे हाथ उठवाता हूं, और यकीन ना हो तो मुख्यमंत्री आ जाए, मैं उनके सामने हाथ उठवाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि तुमको गोबर का कितना पैसा मिला है। ये केवल एक ढकोसला है। भूपेश बघेल जी बोलते हैं मैं तो बटन दबा के पैसा दे रहा हूँ। हम यही तो जानना चाहते हैं कि बटन दबा के किसको पैसा दे रहे हो। आखिर जनता को आ नहीं रही है, महिलाओं को पैसा मिल नहीं रही है, तो आप बटन दबा के किसको पैसा दे रहे हैं? एक बड़ा भ्रष्टाचार गोबर का हमने विधानसभा में उठाया, 229 करोड़ का घोटाला आया, आज तक उसका जवाब नहीं आया है। 1300 से ऊपर करोड़ रुपए आपके गौठान में घोटाला हुआ है। ना वहाँ वायरवे द्वार लगा हुआ है, टाँका बना है, पूरा फटा हुआ है। सोलर जो पैनल है उसको वो लोग उखाड़ के ले गए हैं। तो ये केवल एक इनका जो स्लोगन होता है ना, स्लोगन बना लिया है। लेकिन आज जिस योजना की बात कर रहे हैं, उस योजना के नाम से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यदि उनकी ताकत है तो उस योजना के नाम पर वोट मांगे और जनता उनको बताएगी। ये लगातार केंद्र के ऊपर आरोप लगता रहा है भूपेश सरकार का कि उनका पैसा जीएसटी का जो पैसा आना था वो रोक के रखे, उसके कारण पैसे दिक्कत आ रही है। देखिए, कहीं कोई पैसे की दिक्कत नहीं आ रही है, समय समय पर उसका रिलीज हो रहा है, भुगतान हो रहा है और पूरे देश भर का है। ये पहली सरकार छत्तीसगढ़ के नहीं है, पूरे देश भर के जीएसटी में है और उनको जो भुगतान किया जा रहा है, ये तो 200 करोड़ रुपए आपका 500 करोड़ रुपए तो आपका चला गया कोल स्कीम में, 2000 करोड़ का घोटाला आपका शराब में आ गया है। रेती की बात पूछोगे तो आज उसका रेट देख लो, सीमेंट का रेट देख लो, इस सरकार में लगातार बढ़ते जा रही है। और जिस प्रकार से करप्शन में पैसा जा रहा है, छत्तीसगढ़ का पैसा छत्तीसगढ़ में लगना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ का पैसा छत्तीसगढ़ में नहीं लग रहा है, ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है। और इसके कारण में यहाँ के विकास कार्य रुक गए हैं, विकास का पहिया थम गया है। शिक्षा के क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ पीछे और शराब के क्षेत्र में हिंदुस्तान में आगे। तो सरकार की सोच और नीयत ये आपको बता रही है कि छत्तीसगढ़ को किस दिशा में ले जा रही है। जैसे आपने शिक्षा में कहा, तो स्वामी आत्मानंद स्कूल एक बड़ा मुद्दा है भूपेश सरकार के पास। स्वामी आत्मानंद स्कूल कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और बन गया भानुमति का कुनबा जोड़ा। न इनका सेटअप है, न इनके स्टाफ है। दूसरे स्कूल जो हिंदी स्कूल के हैं उसको ले जा करके खड़ा कर दिए हैं, ना वो पढ़ाई करा पा रहे हैं। वो बेचारा शिक्षक भी परेशान है। आखिर इतने दम भर रहे हैं, नियुक्तियां क्यों नहीं कर रही है सरकार? उनका सेटअप क्यों नहीं बना रहे हैं? आप वो तो कलेक्टर के ऊपर उनके भाग्य को छोड़ दिया है कि जब तक कलेक्टर उनको पेमेंट करेगा तब तक ये स्कूल चलेगी। राज्य सरकार उनकी पेमेंट नहीं कर रही है। तो ये स्कूल का तो नाम न ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आज आत्मानंद से भी अब लोगों का मोह भंग होने लगा है। क्योंकि वहाँ के जो पढ़ाई के स्तर की बात कर रहे हैं लोग, अब रुचि खत्म हो रही है और मुझे नहीं लगता कि बहुत दिन चलने वाली है। ये केवल एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना, ना कोई नया स्कूल बनाए, ना उसका सेटअप बनाए, ना कर्मचारियों के रेगुलर नियुक्ति हुई, ना शिक्षकों की रेगुलर नियुक्ति हुई है। और जो जहाँ से आए हैं कुछ दिन के बाद में वहाँ चले जाएंगे और वो खंडहर आपको दिखाई देगा। चुनाव में किसानों की एक बड़ी भूमिका होती है। भूपेश बघेल ने जिस तरह से किसानों को बोनस और ज़्यादा से ज़्यादा धान खरीदने का जो तरीका अपनाया, कहीं ना कहीं वो उनको लाभ देगा, क्या मानते हैं? देखिए, जनता सब देख रही है कि एक हाथ से कैसे दे रहे हैं केंद्र की बदौलत। आपको शायद याद है कि नहीं है, जो समर्थन सपोर्ट प्राइस है, समर्थन मूल्य जो दे रही है वो केंद्र सरकार दे रही है। और अभी 2200 रुपये हमारे किसानों के खाता में आएंगे। वो नरेंद्र मोदी जी की जहां सरकार चला रहे हैं वो पैसा उनके खाते में आएंगे। और जब उसके 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा आएंगे, उस समय भूपेश बघेल को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार नहीं रहेगी, वो भाजपा की सरकार आएगी और भाजपा की सरकार उसका भुगतान करेगी। इसलिए
ये जो बोल रहे हैं मैंने 2500 में धान खरीदा, यदि आप 2500 में धान खरीदे तो किसानों को राशि क्या मिलनी चाहिए कि 2200 रुपया सपोर्ट प्राइस केंद्र का और 2500 आपका, तो ये उनको जो राशि मिलनी चाहिए तो 1 कुंटल में 5000 रुपये से ज़्यादा हो रही है। लेकिन ये केवल ढकोसला करते हैं। वास्तविक में यदि कोई धान खरीदे, छत्तीसगढ़ के किसानों की एक एक दाना की चिंता किए, तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिनके कारण में आज किसानों के घर में खुशहाली दिखाई दे रही है। भाजपा के घोषणा पत्र में धान और किसानों को लेकर क्या किस तरह का प्रारूप है? देखिए, घोषणा पत्र हमारा अच्छा बने, पूरे प्रदेश में घोषणा पत्र जो क्रियान्वयन समिति है वो समिति जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, सभी का सुझाव ले रहे हैं और जैसा सुझाव आएगा उसके अनुरूप हमारा घोषणा पत्र बनेगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से बीजेपी का घोषणा पत्र 19 नहीं होगा बल्कि 20 होगा। ये जो भूपेश बघेल जी ईडी, सीबीआई और सीआईडी की बात करते हैं, क्या लगता है ये कमजोरी बता रहे हैं या कि वास्तव में केंद्र सरकार उन्हें तंग कर रही है? देखिए, जोगी की भी यहाँ सरकार रही, उसके पहले मध्य प्रदेश में रहे, आज भूपेश बघेल की सरकार है, 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में किसी आईएएस अधिकारी को जेल जाना पड़े और उनकी जमानत ना हो, ये ना ईडी का मामला है ना सीडी का मामला है, ये इनका भ्रष्टाचार का मामला है। और भ्रष्टाचार के मामला है तो आपका सुप्रीम कोर्ट है, आपको किसी भी बेंच में जा सकते हैं, क्यों नहीं जा पा रहे हैं? अधिकारी इतने दिनों से अंदर क्यों है? मतलब वो भ्रष्टाचार प्रमाणित हो रहा है। और भ्रष्टाचार इसके राज में जो हुआ है, आकंठ भ्रष्टाचार के में डूबी हुई सरकार ये भूपेश बघेल की सरकार है। ये कुछ लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी फिर हिंदुत्व और कट्टर हिंदुत्व को लेके सांप्रदायिक तरीके से जाना चाह रही है। जो अभी 2 कमरधा और जो साजा में घटना हुआ उनको टिकट देने को लेकर कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, जो सनातन धर्म को तोड़ने की बात करते हैं, जो सनातन धर्म को कोढ़ी बोलते हैं, जो सनातन धर्म को पापी बोलते हैं, जो सनातन धर्म को कोरोना बोलते हैं, तो ये जो कोरोना बोलने वाले, पापी बोलने वाले, कोढ़ी बोलने वाले, उनका गठबंधन किसके साथ में है? और जिनके साथ में गठबंधन है, आखिर कांग्रेस का मुंह क्यों नहीं खोल रही है? श्रीमती सोनिया गांधी जी है, राहुल गांधी जी है, प्रियंका गांधी जी है, इस बात को लेकर के अपनी क्या भूमिका है ये बोल क्यों नहीं रहे हैं? जनता के बीच में क्यों नहीं आ रही है? क्या सनातन धर्म कोढ़ी है? और यदि ऐसा बोलने वाले लोग हैं जिनके साथ में गठबंधन किया है, तो आप विचार करिए कि ये जो बोलने वाले लोग हैं, जनता उसको देख रही है बहुत बारीकी के साथ में, और अब चुनाव में मैदान में जनता उसकी जवाब देगी कि कोढ़ी कौन है, पापी कौन है, कोरोना कौन है। ये बहुत जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बड़ी बात करने के बाद में उसका क्या परिणाम आएगा वो जनता उसको विचार कर रही है, देख रही है। और ये कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं, बाकी करते हैं, लेकिन ये किस धर्म को मानने वाले हैं? थोड़ा सा भूपेश बघेल जी बताए ना कि सनातन धर्म के अंदर है कि सनातन धर्म के बाहर। मैं भूपेश बघेल जी से पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है सरकार बनाने जा रहे हैं कि किस तरह से कितनी सीटें आएंगी, कितनी भाजपा सफलता पाएगी? जनता, पूरे प्रदेश का जो वातावरण है, इस भ्रष्टाचारी सरकार से छत्तीसगढ़ को मुक्त करना चाह रही है। कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अधिकारी को डीए देने की सरकार की स्थिति नहीं है। पहली बार सड़क में आना पड़ा इतने छत्तीसगढ़ बनने के बाद, मध्य प्रदेश के बाद में। संविदा कर्मचारी को इन्होंने कहा कि हम रेगुलर करेंगे, अस्थायी कर्मचारी को कहा कि हम नियमित करेंगे, लेकिन ये वादा कहाँ है इनका? और वादे वादे में रह गई। और इसलिए पूरे वातावरण छत्तीसगढ़ में इस सरकार के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी ने जो इनको सहयोग किया है, 15 साल हमारी सरकार चली है, हमने विकास की बुनियाद रखने का काम हमने किया है और इसको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता तड़फड़ाने लगी है और इस सरकार से मुक्ति चाहती है। निश्चित रूप से इस सरकार का पतन होगा, ये सरकार डूबेगी और स्पष्ट बहुमत के साथ में भाजपा की सरकार बनेगी। बिल्हा विधानसभा का क्या होगा धर्मलाल कौशिक जी का? देखिए, बिल्हा विधानसभा का मैंने कहा कि हमने प्रतिकूल स्थिति में अच्छे वोटों से हमने जीता है
और ये अनुकूल स्थिति है हमारे लिए। बहुत अच्छे वोट से जीतेंगे। बिल्हा क्षेत्र के जनता ने मन बना लिया है, कोई भी प्रत्याशी आए भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत करके जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले 25-30 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो एक अभिशप्त है कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, इस बारे में क्या सोचते हैं? जो मिथक बता रहे हैं इस बार वो मिथक टूट जाएगी। भाजपा रही है 18 में और 23 में भाजपा आएगी। किस विरोधी दमदार प्रत्याशी को आप चुनौती मानेंगे? देखो, सबसे ज़्यादा तो यदि बोलोगे और यहाँ पर जो उछल कूद करने वाला, लोगों के बीच में बात करने वाला, मुझे लगता है कि राजेंद्र शुक्ला जब से चुनाव हारे हैं तब से सक्रिय है। और मुझे लगता है कि ये लोग सर्वे कराए होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद उस सर्वे में भी सब में टॉप में उसी का नाम होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, किसी को दे। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर सारे विधायक प्रत्याशी अपने अपने दम पर चुनाव? देखो, राष्ट्रीय पार्टी का कोई भी ये कहे कि मैं केवल अपने दम पे चुनाव लड़ता हूँ, तो मुझे नहीं लगता। राष्ट्रीय पार्टी का ही मतलब है कि हमारा प्रधानमंत्री जी का चेहरा है, हमारा सिंबल कमल फूल है, हमारे प्रदेश का नेता है, हम लोग खुद कमांड करने की स्थिति में है और कुल मिला के जनता का आशीर्वाद। तो जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ में है और बिल्हा क्षेत्र के जनता ने तो मन बना लिया है। मेरा इंटरव्यू लेने के बाद में मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप क्षेत्र में जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में किसको देखते हैं? मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए देखने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे नेता हैं। बहुमत आने के बाद में 10 मिनट नहीं लगेगा, आपके निर्णय हो जाएगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसलिए चुनाव को हम ठीक से लड़ रहे हैं और बहुमत लेकर के आएंगे और मुख्यमंत्री बनाएंगे। कांग्रेस के टिकट वितरण को लेकर भाजपा क्या सोचती है? कांग्रेस के टिकट वितरण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित करने की स्थिति में नहीं है। बगावत का जो स्वर है टिकट के पहले आने लगी है और उसके साथ में जैसे उनकी परंपरा रही है, केवल छत्तीसगढ़ की नहीं बाकी जगह भी सिर फुटबल की वही स्थिति कांग्रेस में है। आप थे बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, जो एक बार फिर से बिल्हा से दावेदारी करने जा रहे हैं। आपका स्पष्ट मानना है कि भूपेश बघेल सरकार की जनता की अनदेखी के कारण इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी और वे भी काफ़ी स्पष्ट बहुमत से जीतेंगे और फिर से एक बार सरकार का हिस्सा बनेंगे। कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।